अमित सर, एक हमारे व्यूअर हैं अजय गुप्ता, पूछ रहे हैं कि क्या अगले हफ्ते गोल्ड 2 लाख के पार हो जाएगा? बता दीजिए सर, आप पिछली बार 4 लाख चांदी कह के गए थे, वो तो हो गई। मुझे लग रहा है सरस्वती मैया आप साथ ही लेकर उन्हें बैठे हुए हैं, तो आप गोल्ड पर भी बता दीजिए। दिव्या जी, मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। मुझे लगता है कि यहाँ से करेक्शन ट्रिगर होने की उम्मीद है बाजार में, क्योंकि 1 फरवरी को हमारा बजट भी है, प्लस हमारा मार्केट भी खुला हुआ है, प्लस नए टेक्निकल इंडिकेटर्स यानी नई कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होगा जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होता है, वो एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन पर ओपन होगा। तो मुझे ऐसा लगता है 2 लाख के पार जा सकता है, 2,18,000 रुपए। अगेन मैं यही कहूंगा कि मेरा ये साल का टारगेट 2,18,000 का था। जिस तेजी से बाजार बढ़ रहा है, चांदी का भी मैंने टारगेट 3,86,000 रुपए का लेके रखा था, आज 4,05,000 रुपए पे अभी ट्रेड करा रही है। तो 2,18,000 रुपए तक जा सकता है, पॉसिबल है, लेकिन एक ठहराव आने की ज्यादा उम्मीद है, जो कि हो सकता है 1,61,000 रुपए के आसपास का ठहराव रहे। यानी कि अभी 1,74,000 रुपए के आसपास चल रहा है। 12-13 हज़ार रुपए टूटने के बाद बाजार एक लंबे समय के लिए कंसोलिडेट करे और फिर आउट परफॉर्म करें, तो ईयर एंड तक हम 2,18,000 रुपए तक का रेट देख सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूं बार बार कि इन रेटों पर अग्रेसिव बाइंग मत करिए। अग्रेसिव बाइंग करने की यहाँ पर जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की हो गया है एक तरह से। और जी, और दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा कि देखिए, आज ये अभी सर ने भी बताया कि हमारा इन्वेस्टर का बिहेवियर कैसा होता है, तो मैं इन्वेस्टर लोगों को एक राय देना चाहता हूं जो बहुत अट्रैक्ट होकर इस बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 74% का रिटर्न देखकर ऐसा लगता है कि आगे का न छूट जाए। तो आप अपने माइंडसेट को ऐसा रखिए कि जिस तरह से आप मूवी देखने जाते हैं, मूवी अगर आप लोगों को पसंद नहीं आती तो कभी आप सिनेमा हॉल वाले से ये नहीं बोलते मुझे मूवी पसंद नहीं आई, मुझे पैसे वापस कर दे। तो अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उसी पैसे को इन्वेस्ट करिए जिसकी आपको 10-20 साल के लिए जरूरत नहीं है, और आप ये समझ के चलिए कि आपने उसको खर्चा कर चुके हैं। तब तो आप लॉन्ग टर्म के माइंडसेट को मेंटेन कर पाएंगे। और सेम माइंडसेट मैं भी रखता हूं कि अगर इन्वेस्ट कर दिया है तो वो खर्चा हो चुका है। तो ये बात निकल कर आती है। जितेंद्र सर, जो हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि अभी की वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट थी, सेंट्रल बैंक की वजह से जो बाइंग है उसमें भी गिरावट आई हुई है। इसके अलावा सर ज्वेलरी की जो डिमांड है वो भी काफ़ी घटी है, और दूसरी साइड जो ETF की जो बाइंग है वो यहाँ पर लगातार बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इनफैक्ट अभी आंकड़े एक्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ओवरऑल अगर देखा जाए तो ETF में सबसे ज़्यादा बाइंग देखने को मिली है, और ओवरऑल डिमांड जो है वो सिर्फ सर 1% बढ़ी है। सर क्या लग रहा है कि ये क्या कंसर्न की ओर इशारा कर रहा है, ये सारे फैक्टर्स अगर आप देखें तो? देखिए, ज्वेलरी जहां तक की बात है तो ज्वेलरी में ऑब्वियसली डिमांड कम हुई है, क्योंकि प्राइसेस अप्रिशिएट किए हैं, और ज्वेलरी में हम स्पेसिफिक ग्राम की हम ज्वेलरी लेते हैं, तो वो प्राइसेस रिटेल इन्वेस्टर्स या हम कहेंगे आम आदमी की पहुंच से तो अभी बाहर हो चुकी है ज्वेलरी, जिस प्राइसेस पे जो है बाई करना पड़ रहा है। तो ज्वेलरी डिमांड जरूर घटी है। ETF की डिमांड बढ़ी है, और उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि ETF में आप जितना मर्जी चाहे उतना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ETF अगेन हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ नहीं है, शिफ्ट ऑफ माइंडसेट है, क्योंकि गोल्ड ETF आसानी से ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेड हो सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ज्वेलरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए नहीं काउंट होती है। ज्वेलरी जब कोई भी आदमी खरीदने जाता है, कोई भी व्यक्ति खरीदने जाता है, तो उसको वो लॉन्ग टर्म पर्पस से ही सोच रहा होता है, उसको वो 2 महीने या 4-6 महीने के पर्पस से नहीं सोचता है। या तो वो लॉन्ग टर्म होल्ड करता है, मे बी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने के लिए, या फिर वो यूटिलाइजेशन के पर्पस से सोच रहा होता है। वहीं पे गोल्ड ETF डिमांड इसलिए बढ़ी है क्योंकि ETF को लोग अब इन्वेस्टर जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। फोमो की हम बात कर रहे हैं कि इस रैली में कहीं मिस आउट ना हो जाए, तो इसलिए सबसे आसान जो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और वो गोल्ड ETF है। तो इसलिए ये जो डिमांड का शिफ्ट है हम देख रहे हैं फिजिकल से गोल्ड ETF में जाना, ये एक ही चीज दर्शाता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग इस वक्त जो है इन्वेस्टर्स के माइंड में काफी है। इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे हैं, और हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है जिससे कि वो जल्दी से अपना प्रॉफिट बना सके। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, ज्वेलरी डिमांड 2025 में 24%, जो मैं जिस आंकड़े की बात कर रहा था 24% घटी है, और ये जो 430 मेट्रिक टन की इसकी पहले डिमांड थी, जो कि वहां से अब गिरकर 24% तक ये गिरी है डिमांड। बिल्कुल जितेंद्र सर, एक हमारे व्यूअर है सौरभ बाणिक, ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि निवेश के लिए अभी गोल्ड ETF बेहतर है या फिर सिल्वर ETF, अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें तो? देखिए, मेरे लिए तो दोनों ETF ही बेहतर है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ, गोल्ड जो है ज्यादा सेफ एसेट काउंट होता है एज इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करने के लिए। सिल्वर का अभी हमने देखा है इस कैटेगरी में आते हुए,
तो मुझे लगता है कि आप रेशो बना के चलिए जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। बस एलोकेशन आप वही 15%, 10-15% के बीच में आप रखिए, उसी के अंदर आप गोल्ड और सिल्वर में रेशो बना के चल सकते हैं। और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मे बी 60-40 का रेशो बना के आप चल सकते हैं। तो दोनों में आप इन्वेस्ट करके चलिए, आइदर ऑफ करना बहुत मुश्किल होगा। गोल्ड को मैं अभी भी जो है सिल्वर से थोड़ा ऊपर रखूंगा एज अ लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए जितेंद्र सर को यहाँ पर विदा करना है क्योंकि वो उनकी थोड़ी सी कुछ पर्सनल कुछ कमिटमेंट्स हैं तो उनको पूरा करेंगे। तो जितेंद्र सर थैंक यू सर, आखिर में कुछ कहना चाहेंगे जाने से पहले? बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, गोल्ड सिल्वर की रैली हमने पिछले 1 साल में देखी है और आई थिंक इन्वेस्टर्स इस रैली को शॉर्ट टर्म रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें। और हम जैसा बोलते हैं पास्ट फ्यूचर से बिल्कुल अलग हो सकता है। अभी क्या होने वाला है हमें नहीं पता है। हो सकता है हमें बहुत बढ़िया रैली देखने को मिले, हो सकता है हमें जो है करेक्शन देखने को मिले। अब तो इन्वेस्टर्स पास्ट को देख के इन्वेस्ट ना करें। मेरा यही कहना है कि गोल्ड हो सिल्वर हो, आप एसेट एलोकेशन का हिस्सा बनाइए और तब इसमें निवेश कीजिए।